हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद तो अच्छे की है, लेकिन मन तुम्हारा बहुत परेशान है। जैसे मैंने देखा पिछली वीडियो जो मैंने डाली थी, उसमें इतनी कमेंट्स आ रही हैं कि बच्चे बड़े परेशान हैं भाई। ठीक है, हर लेवल के अलग अलग मार्क्स के जो जितने बच्चे मार्क्स ला रहे हैं, उनकी परेशानी अलग अलग तरह की है। ठीक है, तो मैं उस परेशानी पे आऊँगा, लेकिन कुछ चीज़ों को समझाता हुआ चलूँगा, तो आप उन्हें समझने की कोशिश करना। शायद आप उस वीडियो में मैं जो कहना चाह रहा था वो शायद क्लियर समझ नहीं पाए। ठीक, और जो मेरा थंबनेल वगैरह है, तो थोड़ा उस पर थंबनेल में मत जाना भाई। वो थंबनेल मतलब ऐसे बना के डाल देता हूँ, कोई मुझे ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है कि कैसे थंबनेल बना के क्या डालना है। ठीक, ना मतलब मुझे व्यूज़ से कोई मतलब है, ना मुझे कोई सब्सक्राइबर से कोई मतलब है। आपका मन करे कर देना, ना मन करे, बस बात यह है कि जो जेन्युइन बात मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, प्लीज़ उसे समझना थोड़ा। क्योंकि मैं खुद टीचर हूँ। मैं कम से कम 6 साल से पढ़ा रहा हूँ अपने एरिया में कंपटीशन में। तो मैं परेशान जब मैं देखता हूँ, तो फिर मेरा दिमाग ख़राब होता है कि मैं समझाने की कोशिश करने की मतलब पूरी कोशिश करता हूँ कि वो बच्चा समझ जाए। ठीक, तो आप जेन्युइन बात को समझना। ठीक, तो मैं थोड़ा एग्ज़ाम की अगर मैं खुद देखूँ, मैंने खुद बहुत एग्ज़ाम फेस करे हैं। तो उनमें मोस्टली जो 1-2 एग्ज़ाम जहाँ से मैंने खुद कुछ सीखने की कोशिश करी, और फिर मैं खुद सोचता हूँ कि बच्चे वहाँ दोबारा कोई और गलती ना करें, जो मिस्टेक हमने करी है। ठीक है, तो मैं 2 एग्ज़ाम उठाता हूँ। तो पहले मैं अपनी बताऊँ, जहाँ पे फिजिकल वाली बात थी। वैसे नॉर्मली मैंने एसएससी सीजीएल की तैयारी करी थी, और उसमें जैसे आरपीएफ का पेपर आ गया था, तो बीच में फिर मेरा आरपीएफ क्लियर हो गया था। ठीक, तो आरपीएफ जब मेरा क्लियर हुआ था, तो उसमें मैं ऐसे फंसा रहा जैसे अब सारे बच्चे फंस रहे हैं ना, कि इतने पे भी होगा या नहीं होगा, ये क्लियर होगा या नहीं होगा। क्योंकि वो पहला एग्ज़ाम था, ऐसे इतना आइडिया था नहीं उस टाइम पे। तो फिर जब मैंने फिजिकल की प्रिपरेशन नहीं करी भाई। दौड़ भाग मान के चलो, देखेंगे जब होगा होगा। उसका फिजिकल थोड़ा सा होता भी हार्ड है, आरपीएफ का नॉर्मल इनसे तो थोड़ा हार्ड ही होता है ना। तो अब उसकी कट ऑफ आई, और वो मेरिट में नाम आ गया भाई, वो क्लियर हो गई। और मात्र 1 महीना फिर फिजिकल के लिए मिला। खूब घोड़े दौड़ाए हमने, सुबह शाम दोपहर हर तरीके से दौड़ मारी, लेकिन वो फिर हुआ ही नहीं। टाइम होता है ना भाई, जब तुम प्रिपरेशन मतलब फिजिकल की इतने टाइम से कर नहीं रहे हो, आप स्टडी में लगे हुए हो, एक जगह बैठो, फिजिकल वर्क तुम कोई कर नहीं रहे हो, तो फिर तुम्हें टफ हो जाता है एकदम से। तो 1 महीने मैंने बहुत दौड़ के लिए मेहनत करी थी, कि बोले चल अब ये हो गया, तो तू फिजिकल क्यों नहीं कर रहा। पर घर वाले भी कहने लगे कि अब कैसे भी कर, फिजिकल तो कर जब तेरा नंबर आया इसमें। तो मैंने पूरा प्रयास करा, तो फाइनली 1 महीने में फिजिकल नहीं हुआ। इस चीज़ को मैंने फिर आगे कहाँ सोचा। फिर मैं अपनी एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन में लगा लॉकडाउन के बाद में। उसके बाद फिर एनटीपीसी आ गया, तो एनटीपीसी मेरा प्री हो गया, क्योंकि वहाँ मेरी सीजीएल की तैयारी थी। तो नॉर्मली उसी तैयारी से मेरा एनटीपीसी का प्री हो गया। लेकिन मुझे लगा कि हाँ भाई, एनटीपीसी अगर हो गया तो यहाँ चांस थोड़े इसके रेस्पेक्ट में थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं। क्योंकि मैथ्स मैं खुद पढ़ाता हूँ, तो मैथ रीजनिंग मेरे ठीक हैं। और फिर जीएस की बात रही, तो मुझे लगा कि पहले एक काम कर लेते हैं, यहाँ मूव कर लेते हैं, और यहाँ सिलेक्शन के चांस थोड़े से ज़्यादा हैं। तो फिर मैं उधर मूव कर गया, और एसएससी सीजीएल की तैयारी मैंने साइड में रख दी अपनी। अब एनटीपीसी में जब मेरा प्री हुआ, प्री क्लियर हो गया, प्री क्लियर करने के बाद की बता रहा हूँ मैं तुम्हें। फिर जब मेंस की बात आई, तो पूरी तैयारी मैंने मेंस में लगा दी, और एग्ज़ाम मैंने हटा दिए, और पूरी तैयारी में मैं मेंस में मैंने ध्यान लगाया। फिर वो चीज़ जो तुमने पेपर के बाद फेस करी होगी, वो एनजाइटी, जब आप एक पेपर में दूसरे, जब तो आप सीजी की तैयारी कर रहे थे, फिर इसमें आ गए, और फिर इसमें डर लगने लगे कि होगा या नहीं होगा। तो वो चीज़ें बड़ी दिक्कत करती हैं भाई। अब जब मैं एग्ज़ाम हॉल से निकला, तो वहाँ बच्चों की वही राम कथा शुरू हुई। जैसे हर एग्ज़ाम में रहते हैं, मेरे इतने हो गए, मेरे इतने ज़्यादा हो गए। मैं खुद देख के परेशान, यार ये इतने इतने बता रहे हैं 120 में से इतने बता रहे हैं, मेरे 105 ठीक हो गए। मैंने कि यार इन्होंने बहुत हवा बना दी। लेकिन जस्ट इग्नोर, मुझे अपनी प्रिपरेशन पे थोड़ा ये था कि हाँ भाई, इतना तू करके आया है यार, इतने बच्चे और कहाँ कहाँ से आएंगे भाई, ऊपर से उतर के करें सवालों को। जो बनने थे वो बनेंगे ही। अब कोई ऐसी एक दो छोटी मोटी मिस्टेक भी हो गई है, तो कोई बात नहीं, वो होती हैं। वो अगली बार भी मैं दूंगा, 1 साल बाद भी दूंगा, तो शायद वो मिस्टेक सेम हो जाए फिर भी। भाई नेचुरल है, वो एक दो मिस्टेक हो ही सकती हैं। तो मुझे लगा कि ये मुझे मतलब होना चाहिए इसमें। तो वो जब मैं मेंस दे के निकला, ये कहानी मैं पूरी बस में सब में सुनता हुआ आया, मेरे इतने इतने इतने। लेकिन मुझे लगा, विवेक, जब तूने एक तैयारी तूने साइड में रख दी है ना, तो अब तू पहले इस पर फोकस कर, जब तक इसका फाइनल नहीं हो जाता है। ठीक है, तो मैं तुरंत ही, क्योंकि इसका अगला जो स्टेज था एनटीपीसी का, वो साइको था, और वो भी टाइम मांगता, और पूरी प्रिपरेशन मैं कह रहा हूँ उसमें भी बहुत। साइको जिसने दिया होगा वो जानते होंगे, इन फ्यूचर अगर आप देखेंगे तो आप जानेंगे साइको क्या है। ठीक है, एक अलग ही लेवल का एग्ज़ाम है। अगर आपने बहुत तकड़ी प्रैक्टिस नहीं करी है, वो क्लियर नहीं होगा। सारे एग्ज़ाम एक तरफ, साइको एक तरफ, ये चीज़ मैंने वहाँ देखी थी। तो मैं तुरंत आते ही, जब मेरा मेंस था, तो उसके अगले दिन से मैंने साइको का बैच वगैरह खरीद लिया, टेस्ट खरीद लिए, जहाँ मतलब जो सीखने के लिए, तो फिर टेस्ट पेपर खरीद लिए। और ऑनलाइन ऑफलाइन मैंने टेस्ट लगाना दोनों शुरू कर दिया तभी से। जिस दिन कट ऑफ आई, लिस्ट में मेरा नाम था, वो बिलीव थोड़ा होना चाहिए यार अंदर से अपनी प्रिपरेशन से। जिस दिन कट ऑफ आई, वो वहाँ मेरा नाम था, और तब तक मैं कम से कम 25 मॉक लगा चुका था ऑनलाइन। ठीक है, तो मतलब ये मानो कि 70 to 75% मेरी साइको की तैयारी हो चुकी थी उस टाइम तक। और उसके बाद फिर मुझे प्लस टाइम मिला। और जिन बच्चों ने कट ऑफ के बाद तैयारी की थी इसकी साइको की, मैं कह रहा हूँ वो किसी का भी क्लियर नहीं हुआ, होता ही नहीं भाई। वो टाइम चाहिए होता है उस पेपर के लिए।
और ध्यान दो, फिर उसके बाद वो साइको मेरा क्लियर हो गया और आज मैं एनटीपीसी पे स्टेशन मास्टर पे सेलेक्टेड हूँ। तो वहाँ से मैंने सीखा था कि जो मिस्टेक मैंने वहाँ करी और फिर मैंने सब कुछ हटा दिया। एक मेन प्रिपरेशन जो मेरी सीजीएल की थी मैंने वो साइड में हटा दी और मैं इसमें लग गया, और मेरा एनटीपीसी में साइको वाइको सारे क्लियर हुए, उसके बाद सब चीज़ क्लियर हुए और एज ए स्टेशन मास्टर रेलवे में सेलेक्टेड में हुआ। सही है। तो अब यहाँ से तुम्हें क्या सीखने को मिलेगा? अब खुद तुम ये बताओ, अगर इस स्टेज पे अगर तुम घर बैठे यही सोचते रहोगे क्या होगा क्या होगा, और ये यूपी पुलिस वाले पहले कर चुके हैं इन कामों को, ध्यान रखना कि जैसे 31 तारीख को पेपर हुआ और कुछ दिन बाद फिजिकल की तुरंत डेट दे दी बच्चों को। इवन ये भी था कि बच्चों को रिजल्ट देने के 3 दिन बाद तक भी बुलाया इन्होंने। तो घर बैठे ही मेरिट मेरिट खेलते रहना फिर तुम। और इन लोगों के तो मैं बता रहा हूँ जो 230-20 वाले बता रहे हैं, मैं कह रहा हूँ अगर 230-20 बता रहे और इस चक्कर में जिन बच्चों ने फिजिकल की तैयारी नहीं करी और उनसे वहाँ फिजिकल नहीं हुआ, मैं कह रहा हूँ तुम्हें भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। तुम उन्हें इतना डिमोटिवेट कर रहे हो, तुम उन्हें घर से, तुमने 220 कट ऑफ बता दी, 215 वाला भी अब फिजिकल नहीं मार रहा, और जब वहाँ उस पर नहीं लगा ना फिजिकल, इतना आसान भी नहीं है मेरे भाई कि ऐसे तुम मुंह उठा के अगर वहाँ गए और 5 किलोमीटर दौड़ी आए। तो उसके लिए तैयारी चाहिए। तो तैयारी में लगते क्यों नहीं हो, मुझे समझ में बात नहीं आ रही। अब मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ। देखो पहली बात, ये जो 200 और 200 प्लस वाले हैं वो कर क्या रहे हैं? वो यूट्यूब पे क्या देखने आ रहे हो हैं? तुम्हें तुम्हें 200 नंबर भी कम लग रहे हैं। अब कहानी में बताता हूँ कहानी किस तरीके से चल रही है। 180 वाला चाह रहा है मेरे 190 आ जाते, 190 वाला चाह रहा है मेरे 200 आ जाते, 200 वाला चाह रहा है मेरे 211 12 13 हो जाते, 212 वाला चाह रहा है मेरे 220 हो जाते। अब चाहते रहो, मैं ये सबकी कहानी सोच रहा हूँ। 180 वाला 80 पे सेफ नहीं 90 पे सेफ समझ रहा है, 90 वाला 200 पे सेफ समझ रहा है, 200 वाला 210 पे सेफ समझ रहा है। अब भाई तुम ऐसे कंपेरिजन करते रह जाना और यहीं तुम्हारी लुटिया ना डूब जाए। फिर 200 वाले ये फालतू का चक्कर देखना बंद करो। तुम्हें मतलब 200 पे भी सिलेक्शन अपना दिखाई नहीं दे रहा, और तुम क्या करके आते इस पेपर में ऐसा? तुम खुद बताओ। और तुम ऐसा स्पेशल कितना, और तुम्हें कौन सी पढ़ाई करवाते भाई हम कि तुम इसमें 200 से भी ऊपर मार के आओ? तो पहले तो उन्हें तो मैं क्लियर ही कर रहा हूँ कि 200 वाले तो यहाँ इधर उधर भटके ही ना। तुम तो वो बंदे हो जब एसआई वाली जो वैकेंसी आएगी उसमें पक्के दावेदार तुम होगे, तुम तो वो बंदे हो। तो तुम अपनी कैपेसिटी को क्यों नहीं समझ रहे हो भाई? 200 ऐसे ही आ गए हवा में, तुम्हें नहीं पता तुमने 200 लाने के लिए कितनी प्रिपरेशन की है, और तुम इसमें और एक्स्ट्रा कौन से पंख लगाते भाई? तो जो 200 से ऊपर वाले बच्चे हैं वो फालतू किसी चक्कर में ना लगें, अपनी प्रिपरेशन को रेगुलर रखें। जो आप हिंदी, जीएस, मैथ, रीजनिंग से उनका लेवल बढ़ाएं, आप पक्के दावेदार हैं अगली यूपीएसआई की जो वैकेंसी आएंगी उनके लिए आप तैयार रहें, अपने आपको तैयार करें, ठीक है? और फिजिकल की तैयारी में लग जाओ फालतू के चक्कर में। आप खुद बताओ भाई, अभी और थोड़ा नीचे आता हूँ पहले, फिर सबके लिए बोलूँगा मैं कुछ, ठीक? अभी 190 वाले आ जाओ। 190, एक तो माइंड सेट 200 ऐसा बना रखा है कि 200 200 200 बस 200। भाई 190 वाले, तुम ये बताओ तुम्हें टॉप करना था, एग्जाम तुम्हें टॉप करना था तो लाते फिर मैथ रीजनिंग में 70 सवाल सही करते, वहाँ मत कटने देते अपने, और हिंदी करते तुम 35-35 नंबर की, फिर तुम टॉप कर लेते। भाई तुम्हें 60,000 में नंबर चाहिए, आ जाएगा तुम्हारा, और तुम्हें क्या चाहिए? देखो यही वैकेंसी अगर 15,000 20,000 25 होती तो फिर मैं नहीं आता इससे डाउन, फिर मैं तुम्हें वही बता रहा होता कि 210 500 पर जाओ। मैं वैकेंसी के हिसाब देखते, तुम्हें टॉप थोड़ी करना था, तुम्हें सिलेक्शन लेना था ना, तो वो 190 वाला लेगा। क्या टेंशन है तुम्हें भाई? अब तुमने दिमाग में ठूस लिया 200 ही लाने, तुम्हें सिलेक्शन लेना टॉप करना है, बताओ हो जाएगा 90 पे सिलेक्शन, क्यों घबरा रहे हो? दौड़ लगाने शुरू करो। इवन अब आ जाओ और 180 वाले को। अब 180 वाले को मेरा एक सजेशन है और मेरा उससे क्वेश्चन भी है। मैं ये कह रहा हूँ तेरा 180 तेरे नंबर आ रहे हैं अगर 180 प्लस, पहले तो पिछली कट ऑफ देख लो और वो नॉर्मलाइज्ड है, और रनिंग के लिए क्या कट ऑफ है। अब खुद बताओ, अगर तुम 180 प्लस वाले बच्चे, अगर आप फिजिकल की तैयारी नहीं करेंगे तो पहली बात, और रास्ता कौन सा है तुम्हारे पास? क्या करोगे? जब तुम 8-8 घंटे बैठ के पढ़ सकते हो, 10-10 घंटे बैठ के पढ़ सकते हो इन एग्जाम्स के लिए, तो तुम 1 घंटा 1.5 घंटा तुम्हें उसमें रेस मारनी है नहीं मारनी है, तो उस बात को भी बताने के लिए तुम्हें कोई आएगा? यार, जो बंदा 6-6 8-8 घंटे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा है, अब उसे कोई ये बताए कि मैं रेस मारूं या ना मारूं? 1-1.5 घंटे में तुम ऐसे घिस जाओगे कि तुम्हारा सब कुछ नाश हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ जो और एग्जाम्स आ रहे हैं उनकी प्रिपरेशन बराबर रखो, और चांस, मैं ये नहीं कह रहा कि 180 वाले के चांस नहीं है, इसी वजह से तो कह रहा हूँ भाई दौड़ मारो। 180 वाला अपने आपको भूले बैठा है बिल्कुल कि मेरा तो हो गई नहीं, मैं कह रहा हूँ तो दौड़ मार भाई, ठीक है? बराबर फिजिकल की तैयारी कर 1-1.5 घंटे, जो भी शाम को टाइम निकालना, बचे हुए टाइम में पढ़ो। उसके अलावा और कोई रास्ता हो तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे पास और कोई कुछ ऑप्शन है तो। जो नेक्स्ट एग्जाम आ रहे हैं उनके लिए प्रिपरेशन करो, 1.5 घंटा फिजिकल मारो, दौड़ आएगी टकाटक मारना। अब खुद बताओ, तुम यहाँ बाहर हो गए तो वो कोई बात नहीं, हो तो वो तुम फिजिकल में बाहर हो गए, फिर ये अभी तुम यहाँ रोना रो रहे हो
कि भाई 120 पे क्या होगा, 180 में 85 पे। मैं कह रहा हूँ तेरे पे फिजिकल नहीं लगा तो क्या होगा? ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे, ध्यान रखना। अगर तेरे पे इतने आने के बाद भी और फिर तेरे पे फिजिकल नहीं लगा। और लड़कियों को तो मैं खास तौर पे बता रहा हूँ, देखो वैसे मैं 170 के नियरेस्ट अपने मतलब मुझे लग रहा है, लेकिन 165 प्लस वाले को तो दौड़ भाई लड़कियों पे नहीं लगेगी दौड़। 4 चक्कर तुम्हारे होश, 2400 है ना, तो 6 चक्कर तुम्हारे होश उड़ा देंगे। मैं फिजिकल लगवाने गया हूँ बच्चों का, वहाँ मैंने वो होश उड़ते देखे हैं, भीड़ भागती है, खाली हो जाता है, 6 चक्कर नहीं पकड़ पाते 14 मिनट में। तो तुम किस किस चीज़ का वेट कर रहे हो आप बताओ? 165-170 वाले दौड़ मारो, ग्राउंड में जाओ, बचे हुए टाइम में अपने स्टडी करो। जब तुम कंपटीशन में आए हो तो सारी प्रोसेस तुम जानते हो कि तुम्हें क्या क्या फॉलो करना है, तो फर्स्ट टू एंड तक सोचो ना, अभी क्यों बीच में तुम डगमगा रहे हो? पेपर देना था, फिर उसमें फिजिकल भी करना था आगे, तो फिजिकल तक की तैयारी अपनी रखो। जब इतने इतने घंटे पढ़ सकते हो तो इस तैयारी को अपनी ऐड करो। तो बिल्कुल समझ जाना, फालतू का कोई चक्कर नहीं, जितने जितने मैंने बता दिए इतने वाले बच्चे अपने शांति से रहो। 190 प्लस वाले मैंने बता ही दिया तुम्हें, 180 वाले बिल्कुल दौड़ मारें, चांस उनके ऐसे नहीं है कि उनके चांस खत्म हो गए। इनके लिए मैं बता रहा हूँ, ये 220 जो 230 बता रहे हैं, आने दो तुम टाइम। ये 220 कट ऑफ दिखा देंगे, लेकिन वो दिखाएंगे वो जो जिसमें 35-35, फिर अगर नॉर्मलाइजेशन इतना होता है तो जैसे 18 वाली भर्ती में हुआ था। अब कुछ वीडियो एक दो मैं और बनाऊंगा, उसमें तुम्हें जेन्युइन चीज़ें दिखाऊंगा। देखो फर्जी कुछ नहीं, यहाँ सब जेन्युइन बातें चलेंगी। उसमें मैं पहले अपने सारे स्टूडेंट बैठाऊंगा सारे, और उनके मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो यहाँ मॉक में कितने ला रहे थे और वो पेपर में कितना करता है। ठीक, एक वीडियो जो डिमांड बच्चों की हो रही है कि नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़े थे 18 में, बिल्कुल जो बच्चे हमारे शाहजहानपुर में या एटा इटावा में जहाँ भी जॉब कर रहे हैं, मैं उनसे कॉन्टैक्ट करूँगा और मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि उनका रो स्कोर क्या था और उनका नॉर्मलाइजेशन क्या था। मैं तुम्हें खुद बताऊं, परसों मैं खुद सुना था मैंने कि अपनी ही जानकारी में एक स्टूडेंट ऐसा है जो 50 मार्क्स इंक्रीज होने के बाद जॉब कर रहा है पुलिस में। अभी 2018 वाली भर्ती में 50 नंबर उसके नॉर्मलाइजेशन में बढ़े हैं। और उसकी सच की और उसकी मैं पक्का बता रहा हूँ, उसे कंफर्म करके कॉन्टैक्ट लेके उनके मैसेज रिप्लाई सब दिखाऊंगा तुम्हें एक वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो जेन्युइन बच्चे सारे, और जो जिनके इंक्रीज हुए थे नंबर उसमें, वो सारे बच्चे दिखा। प्रीवियस उठा लो यार, वैकेंसी 49,000 वाली में 185 और नॉर्मलाइजेशन वाली मेरिट जा रखी हैं। किन चक्करों में पड़ रहे हो? और मैं बताता हूँ कैसे मेहनत कर रहे हैं। कुछ नमूने, ये वीडियो बार बार बहुत टाइम ले जाती है समझाने में, लेकिन लग जाता है टाइम। लेकिन तुम, मुझे लग रहा है इसे देखने के बाद तुम समझ जाना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये बार बार 1000 वीडियो आ रही है तो 1000 देखने के चक्कर में मत फंसना कि सभी आ रहे सभी देखे जा रहे थे। ये सिलेक्शन करवा देंगे तुम्हारा, 1000 वीडियो देखने तो तुम्हारा मेरिट में नाम आ जाएगा। जो है वो सबमिट हो गया तुम्हारा पेपर। ठीक है, नेक्स्ट मूवमेंट पे चलो। अब बस अगला कदम क्या है? ठीक है, अब इनकी बताता हूँ मैं ये क्या मतलब तर्क दे रहे हैं। बोले 3 साल की रिलैक्सेशन। भाई 3 साल के रिलैक्सेशन से फॉर्म संख्या बढ़ी है, बस मैंने बता दिया तुम्हें। ये फॉर्म 25-22-23 लाख से 50 लाख तक पहुंच गए 3 साल के रिलैक्सेशन में। मैंने देखे हैं यहाँ अपने आसपास में, देखे हैं वो रिलैक्सेशन वाले कैसे हैं। वो थे उन्होंने गठिया बांध के सारी चीज़ें रख दी थी, या फिर वो कहीं सेलेक्ट हो गए हैं और बच्चे बस फॉर्म वॉर्म भर दिया, वो कुछ और काम कर रहे हैं अपना। वो किताब खोल तक के नहीं देगी उन्होंने, बस 4 दिन उन्होंने लूसेंट के 4 पेज पढ़े होंगे और भीड़ बढ़ाई है बस। उनके तुम स्कोर देखना, वो 100-120 पे सिमट जाएंगे, 100-120 पे सिमट जाएंगे वो। मेरिट लगती है तो 35-35 नंबर, 100-100, 120-20 नंबर में लाखों बच्चे खत्म हो जाएंगे यार। तो तुम 60,000 में गिनती नहीं होगी तुम्हारी, हैं? और 3 साल वालों की कहानी बताता हूँ। एक कह रहा है कि 3 साल वाला बच्चा वो इतना स्कोर बढ़ा देगा। मैं कह रहा हूँ 3 साल वाला बच्चा यहाँ कर क्या रहा है इस भर्ती में? अगर 3 साल वाला बच्चा इतना ही होनहार था तो वो 18 वाली में कहाँ था, वो 19 वाली में कहाँ था, वो 2020 की दिल्ली पुलिस में कहाँ था, उसके बाद 2 SSC GD की भर्ती हो गई उसमें कहाँ था वो, उसके बाद दिल्ली पुलिस की एक और भर्ती हो गई फिर उसमें कहाँ था वो? 3 साल वाला बच्चा यहाँ एकदम से तीर मार देगा। मेरा एक स्टूडेंट है, अभी पिछले 7-8 महीने से तैयारी करने लगा है, 190 नंबर है उसके भी। ठीक है, और मेरी जानकारी में ऐसा है जो 4 साल से तैयारी कर रहा है उसके 180 नंबर है। मैं कंपेरिजन उनके मुंह से सुनवाऊंगा तुम्हें। एक बच्चा जो 7-8 महीने से तैयारी कर रहा है उसके 190 नंबर है, एक बच्चा जो 4 साल से तैयारी कर रहा है उसके 180 नंबर है। क्या फ़र्क पड़ रहा है यार? 4 साल से 5 साल से तैयारी किसने कितनी मेहनत से करी, टाइम से मतलब नहीं है, कितने जेन्युइन तरीके से वास्तव में वो पूरा इन्वॉल्व हुआ और उसने तैयारी करी है, वो मैटर करता है भाई। 4 साल से 5 साल से क्या मतलब है इस बात का? मतलब जो जितना टाइम खींच देगा उसके ज़्यादा सिलेक्शन के चांस हो जाएंगे। टाइम खींचने से क्या है, 10 साल वाले को बैठा लो। अब तैयारी करी या नहीं करी तो डिपेंड तो इस बात पे करेगा ना। तो 4 साल वाला फिर कह रहे हैं SSC GD की मेरिट कट ऑफ देखी तुमने कितनी हाई गई? GD की कट ऑफ हमने देखी कितनी हाई गई, GD का पेपर भी हमने देखा कैसा था।
1/8 की नेगेटिव कुछ बता रहे थे, वो भी हमने देखा मेरे भाई। और जीडी में और तुम्हें इसमें अंतर नज़र नहीं आ रहा, यहाँ यूपी का बच्चा है बस। इतना तो सेंस लगा लो भाई, यहाँ यूपी का बच्चा है, स्टेट का एग्ज़ाम है ये, वो सेंटर का एग्ज़ाम है। हरियाणा के बच्चे compete करते हैं, राजस्थान के बच्चे compete करते हैं, हर स्टेट के बच्चे। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि वैकेंसी बढ़ती है तो स्टेट वाइज भी तो कम हो जाती हैं वो, तो वैकेंसी बचती कितनी कितनी है स्टेट वाइज तुम खुद बताओ। तो वहाँ सेंटर लेवल पे बढ़ जाती हैं वैकेंसी, फिर compete हर जगह का बच्चा अलग अलग करता है, तो कट ऑफ वहाँ बहुत फ्लैक्चुएट करती हैं। ये स्टेट की भर्ती है, एक ही स्टेट की है। नॉर्मली इधर उधर होंगे तो थोड़े बहुत हैं, लेकिन है तो स्टेट की वैकेंसी ना। अब बल्क में वैकेंसी है, तुमने थोड़ा समझो थोड़ा सा। तो ठीक है, और जो भी देखो तुम्हारे क्वेश्चंस हैं, अभी ये वीडियो मैंने बता दी है, दूसरी मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो मैंने तुम्हें कहानी बता दी है कि मैं उनमें तुम्हें सीधे बच्चों से मिलाऊंगा उनसे, ठीक है। और तुम्हारा अगर कोई डाउट हो तो फिर मुझे कमेंट करना, फिर मैं डाउट्स पे ही, जो भी तुम्हारा डाउट, अरे ये चक्कर में मेरे 186 पे हो जाएगा नहीं होगा, मेरे 185 पे हो जाएगा नहीं होगा, अच्छा चलो मैंने कह दिया होगा, फिर तुम कहीं और जाओगे, वहाँ कमेंट करोगे मेरे 190 पे होगा नहीं होगा, फिर वहाँ से कुछ सुन के आओगे, मन को अपने ऐसे शांति देते रहोगे। तो जो है एक्चुअल में वो मैंने बता दिया है। 220 वालों की फिल्म मैं बनाऊंगा आने वाले टाइम में, थोड़ा वेट कर लो, ठीक है। कैसे आते हैं पेपर में 200, मतलब 220 कट ऑफ का मतलब इससे ऊपर तुम 60,000 50,000 40,000 बच्चे ढूंढ दोगे हैं। अभी झड़ी लग जाएगी इनकी, मेरिट कट ऑफ लगाओगे ना तुम, जब पता चलेगा कितना है, ठीक है ना। ठीक है, तो बच्चों इतना ही है, जो भी क्वेरी हो कमेंट्स करना, मैं उस पर बिल्कुल रिप्लाई दूंगा। अलग से वीडियो बना, वही क्वेश्चन सारे उठा लूँगा जो तुम्हारे डाउट्स हैं, तो उस पर एक वीडियो बना के तुम्हें समझा दूंगा। बाकी बिल्कुल डोंट वरी, अपनी प्रिपरेशन पे तुमने पूरी मेहनत तुमने जान लगा दी, फिजिकल में वो लगा दो, लास्ट स्टेप है, तो उस स्टेप के बाद जो पक्का तुम्हारे हाथ में आ रही है, क्यों टेंशन ले रहे हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय।